नमस्कार। सनराइज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिव्या राठौड़ आज आपको बताऊंगी आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी जो ये टॉपिक है ये 9th, 10th और 11th और 12th सभी क्लासों में कॉमन टॉपिक है। तो देखो आनुवांशिकी कि जो भी आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत करते हैं? आनुवांशिकी के अंतर्गत। यानी कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अब देखो आनुवांशिकता किसे कहते हैं? पहले देखो आनुवांशिकता कहते किसे है? आनुवांशिकता हेरेडिटी। देखो आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। यानी कि जो भी आनुवांशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना? स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना। आनुवांशिक लक्षण किसमें पाए जाते हैं? पैतृक लक्षण होते हैं जो माता पिता में पाए जाते हैं। पैतृक लक्षण यानी कि जनकों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जनकों में, माता पिता में। और ये पीढ़ी में यानी कि संतति में, संतान में। तो देखो आनुवांशिक लक्षणों का यानी कि पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से यानी कि संतान में स्थानांतरण होना, चले जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। इस जो आनुवांशिकता है और आनुवांशिक जो ये लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण और जनकों और ये जो संतति है, इन जो तीनों को की जो भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं और विविधताएं, वेरिएशंस जो उत्पन्न होती है आनुवांशिक लक्षणों की, किसके कारण? एक होती है आनुवांशिक लक्षणों के कारण। ये विभिन्नताएं किस कारण उत्पन्न होती है? दो कारणों से होती है। कितने कारणों से? दो कारणों से। एक तो होती है आनुवांशिक लक्षणों के कारणों से और दूसरी होती है वातावरणीय कारणों से। आनुवांशिकी दो कारणों से उत्पन्न होती है, एक तो आनुवांशिक लक्षणों से, दूसरी वातावरणीय कारकों से। तो देखो आनुवांशिक लक्षणों में क्या क्या है? जैसे देखो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और अर्धसूत्री विभाजन से और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती है और अर्धसूत्री विभाजन से कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? आनुवांशिक विभिन्नताएं। जो आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है? पैतृक जनकों से किसमें स्थानांतरित होगी? पीढ़ी में, संतान में। लेकिन जो ये वातावरणीय विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वातावरण के कारणों से, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि ये बाहरी जो वातावरण होता है उससे ग्रहण की जाती है। तो इसमें देखो क्या है,
जैसे वातावरणीय कारण कौन से, आर्द्रता है, आपके ताप है, ऊष्मा है आदि। तो देखो सबसे पहले कि आनुवंशिकता कहते हैं किसे, कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। अब देखो ये जो आनुवंशिकता है वो विभिन्न, इनसे जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो किससे होती है, एक तो आनुवंशिक लक्षणों में यानी कि जनकों में और संतति में, किनमें, तीनों में। इन जो विभिन्नताएं हैं आनुवंशिक लक्षणों में है, संतान में है और जनकों में, इन विभिन्नताओं का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं हम, आनुवंशिकी में। तो देखो आनुवंशिकी में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो कितने कारणों से उत्पन्न होती है, दो कारणों से। कौन कौन से कारण है, आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिक लक्षण जो देखो उत्परिवर्तन से अचानक होने वाले परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, और अर्धसूत्री विभाजन के समय और लैंगिक रिप्रोडक्शन उसके समय जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो माता पिता होते हैं अर्धसूत्री और लैंगिक जनन के समय कहाँ चले जाते हैं, संतान में चले जाते हैं। तो वो जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रभावी होते हैं। जबकि वातावरणीय कारण है वो क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जो स्थानांतरण होता है वो नहीं हो पाता है, और वो कौन कौन से कारण के, ताप है, आर्द्रता और ऊष्मा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जबकि आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब देखो ये तो थी हमारे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक लक्षणों का या आनुवंशिकता का, पैतृक लक्षणों का और संतान का और जो जनक है उनसे जो प्राप्त विभिन्नताएं होती है उसका अध्ययन किसमें करते हैं, आनुवंशिकी में। अब देखो किस सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में मेंडल ने बताया, लेकिन मेंडल का जो प्रयोग था वो क्या, डार्विन की जो नव डार्विनवाद पुस्तक थी उसके कारण ये इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। तो उनके बाद में देखो मेंडल के बाद में कौन आए थे, विलियम बेटसन। तो देखो विलियम बेटसन ने 1905 में इसके बारे में बताया था, आनुवंशिकी के बारे में। देखो आनुवंशिकी का मतलब क्या है कि जो ये शब्द है, वर्ड है, उसका मतलब क्या है, वृद्धि। क्या मतलब है, वृद्धि, टू ग्रो यानी कि वृद्धि होना। तो देखो कि जो मैंने बताया आपको आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है, लक्षणों की वृद्धि हो रही है। पहले पैतृक में, फिर उसके बाद में दूसरी पीढ़ी में, फिर तीसरी पीढ़ी में, यानी निरंतर चलती रहती है। यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनकी क्या होती रहती है, बढ़ोतरी, वृद्धि होती रहती है। तो उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था, बेटसन ने। और कब बताया था, 1905 में। अब देखो कि ये विलियम बेटसन आए, उन्होंने 1905 में बताया, जबकि मेंडल ने तो इनसे पहले बता दिया था, बेटसन से पहले बता दिया कि जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे होते हैं। तो देखो अब देखो मेंडल का परिचय, मेंडल के बारे में देखो, इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन
मेंडल। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखो कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822 को। और कहाँ हुआ था, मोराविया। कहाँ हुआ था, मोराविया, जो अब कहाँ आता है, चेकोस्लोवाकिया। ये कहाँ पड़ता है, ब्रूनो में। कहाँ पड़ता है, ब्रूनो में। ये मोराविया शहर के चेकोस्लोवाकिया ब्रूनो शहर में इनका जन्म हुआ था एक माली परिवार में। किसमें हुआ था, माली परिवार में। तो देखो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को मोराविया में, जो कहाँ पड़ता है, चेकोस्लोवाकिया ब्रूनो में। और ये क्या थे, माली थे। अब देखो कि ये अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, ब्रूनो में। तो वहां पे ब्रूनो में इन्होंने कोई मठ में पादरी का कार्य किया। क्या किया, पादरी बने। कोई चर्च था, उसमें क्या थे, ये पादरी थे, पूजा करते थे। तो वहां पर इन्हें किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी, ग्रेगर की। तभी इनके नाम में क्या लगता है, ग्रेगर नाम की उपाधि थी वो उनको। पादरी थे चर्च में, तब उपमा प्राप्त हुई थी ग्रेगर नाम की। अब देखो 1851 में ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वियना चले गए। अब देखो कहाँ चले गए, वियना। फिर इन्होंने गणित में और दर्शन शास्त्र अपनी पढ़ाई की थी। फिर देखो जन्म हो गया मोराविया, जो कहाँ पड़ता है, चेकोस्लोवाकिया ब्रूनो में। इन्होंने मठ के मंदिर में कोई पादरी थे, इसलिए इनको ग्रेगर नाम की उपाधि प्राप्त हुई। और 1851 में ये कहाँ चले गए, वियना। और इन्होंने क्या की थी, अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। अब देखो इन्होंने अपनी पुस्तक पुस्तक 1866 में पादपों में संकरण, कौन सी पुस्तक थी, पादपों में संकरण प्रकाशित की थी। कब, 1866 में। कौन सी पुस्तक थी, पादपों में संकरण। ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी द ब्रूनो ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। अब देखो ब्रूनो ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वहां पर प्रकाशित कर दी। उसके बाद ये जो मेंडल थे, इन्होंने ये अपना प्रयोग प्रकाशित कर दिया, अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दी। लेकिन तब ये क्या रहे, अपेक्षित रहे। देखो क्यों रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो नव डार्विनवाद की पुस्तक थी, तो उसके कारण से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो इनकी जो ये मेंडल की जो पुस्तक थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, इसलिए इनकी जो ये आनुवंशिकी है वो क्या रही, अप्रभावित रही। फिर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मेंडल का प्रयोग 34 वर्षों के बाद 3 साइंटिस्ट आए। पहला
हुगो डिवरीज, दूसरा जर्मनी के कोल कोरेंस, तीसरा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेलमान। इन्होंने क्या किया था, 34 वर्षों के बाद जब मेंडल की मृत्यु हो गई उसके बाद इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या की थी, इस सिद्धांत की वापस से खोज की थी। तो पहले हॉलैंड के कौन थे, हुगो डिवरीज, दूसरा जर्मनी के कोल कोरेंस और तीसरा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेलमार्ग। इन्होंने क्या की थी, मेंडल के प्रयोग की पुनः खोज की थी। तो ये तीन साइंटिस्ट थे। अब देखो कि जो मेंडल है उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, अपना रिसर्च किया था। किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर। देखो मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। क्यों किया, देखो देखो मेंडल ने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो देखो पहला देखो, पहले जो ये मटर का पौधा है, मटर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम। क्या है, पायसम सटाइवम। तो देखो पहला कि मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। कि इसको क्या किया जा सकता है, आसानी से उगा सकते हैं, उद्यान में उगा सकते हैं और गमले में भी उगा सकते हैं। इसलिए क्या किया था, आसानी से उगा सकते हैं, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा, मटर के पौधे को अल्प आयु के कारण क्या किया था, अल्प आयु के कारण चयन किया और 1 वर्ष तक प्राप्त पैदावार क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए फिर देखो द्विलिंगी होता है, मटर का पौधा है जो क्या होता है, द्विलिंगी, बाई सेक्सुअल होता है, इसलिए बाई सेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है इसलिए। फिर देखो बाइसेक्सुअल कैसे, क्योंकि इसमें स्वपरागण व प्रपरागण
स्वपरागण और परपरागण दोनों क्रियाएं पाई जाती है मटर के पौधे। फिर देखो अनेक, विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। और मेंडल ने कितने विप्रियासी लक्षण चुने थे? 7। तो देखो पहला, मटर के पौधों को आसानी से उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं। दूसरा, मटर के पौधे की आयु क्या होती है? अल्प होती है, 1 वर्ष तक इसकी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो बोने लक्षण है, 7 जो विप्रियासी लक्षण है, बोने लक्षण है, छोटापन है, लंबापन है, तो उसको 1 वर्ष के अंदर हम गेन कर सकते हैं। फिर द्विलिंगी, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और ये जो परपरागण की क्रिया, स्वपरागण और परपरागण की क्रिया पाई जाती है और इसमें विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? मेंडल ने कितने विप्रियासी लक्षणों का प्रयोग किया था? 7। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि जो 7 विप्रियासी लक्षण है वो कौन कौन से हैं। धन्यवाद।